हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। बात करेंगे सेशन नंबर 194 की। पिछले सभी सेशंस आप देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एडिटोरियल 2025 के नाम से। इस प्लेलिस्ट से पिछले सारे 193 सेशंस आप देख सकते हो। एक टेलीग्राम चैनल है आशीष क्लासेस, एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस, वहां पर भी आप जुड़ जाएं। एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है वहां पर पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं और टेलीग्राम चैनल पर सभी जो पीडीएफ होती है किसी भी सेशन की वो वहां पर उपलब्ध होती है। ठीक है, तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पैसेज, एक वन वर्ड और ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। कल वाली क्लास में मीन सेशन नंबर 193 में जो पैसेज हम जो मैंने डिस्कस किया था उसमें तीन क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े थे। उन तीनों क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों ने दिया था सभी ने सही आंसर दिया था। सी बी बी ये आंसर थे। दो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन थे और एक अलग क्वेश्चन था। ठीक है, तो सी बी बी ये आपका आंसर होगा। पिछली क्लास के आंसर बता रहा हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पहले क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, उससे पहले वन वर्ड्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में 240 तक हो चुका है अपना। 241 है पिक होल्स। पिक होल्स का मतलब है टू फाइंड फॉल्ट्स, टू क्रिटिसाइज अननेसेसरीली, मतलब किसी में कमी निकालना, बेवजह आलोचना करना। भाई जैसे मान लीजिए शर्ट पहनी है मैंने, है ना, इस शर्ट में आपको बस वही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे होल्स कहाँ कहाँ पे हैं, है ना, आपको शर्ट नजर नहीं आ रहा, आपको और कुछ चीजें नजर नहीं आ रही, बल्कि आपकी नजरें वहीं जाती हैं जहां पे कुछ कमियां होती हैं, तो इसलिए इसका मतलब है पिक होल्स। ठीक है, क्रिटिसाइज करना किसी को, फाइंड फॉल्ट्स। क्रिटिक्स केप्ट पिकिंग होल्स इन द गवर्नमेंट्स रिफॉर्म प्लान, जो भी आलोचक थे वो लगातार कमियां ढूंढते रहे गवर्नमेंट का जो सुधार योजना थी उसमें। इजी कम इजी को नाम से ही स्पष्ट है, जितना आसानी से आता है उतनी ही आसानी से जाता है। ठीक है, समथिंग गेन्ड इजीली इज लॉस्ट जस्ट एज इजीली, जो आसानी से प्राप्त होता है वो उतना ही आसानी से चला भी जाता है ना। ही लॉस्ट द बोनस क्विकली, उसने बोनस जल्द ही लूज कर दिया इजी कम इजी को, जितना आसानी से आया उतना आसानी से चला गया। फिर है फ्ली मार्केट। फ्ली मार्केट का मतलब होता है ऐसा मार्केट जहां पे सेकेंड हैंड और जो सस्ते सामान है ना वो बिकते हैं, उस मार्केट को बोलते हैं फ्ली मार्केट। आई बोट एंटीक बुक्स, मैंने एंटीक मतलब प्राचीन किताबें जो हैं वो खरीदी, कहां से, जयपुर में फ्ली मार्केट से। तो फ्ली मार्केट का मतलब ऐसा मार्केट जहां पर इनएक्सपेंसिव चीजें मिलेंगी और आपको सेकेंड हैंड गुड्स मिल जाएंगे। इसके आगे आइए, सीमी साइड्स। सीमी जो होता है ना वो अनप्लीजेंट को बोलते हैं, है ना, जो भी आपका देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में दो प्रकार के साइड होती हैं, एक प्लीजेंट और एक अनप्लीजेंट, एक अच्छा और एक बुरा, ये सभी में चलता है, हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। तो वैसे ही सीमी साइड जो है वो इसका मतलब हो गया कि जो साइड है वो कौन सी देख रहे हो आप, जो सीमी साइड है वो देख रहे हो, मतलब नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो देख रहे हो, जो अनप्लीजेंट थिंग्स हैं वो देख रहे हो। तो द अनप्लीजेंट, इमोरल और हिडन साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज की अनप्लीजेंट, अनैतिक या छिपी हुई कोई साइड, है ना, तो गंदा, असली, कड़वा पहलू, अनैतिक पक्ष। द इन्वेस्टिगेशन एक्सपोज द सीमी साइड ऑफ द रियल ईस्टेट बिजनेस, जो भी जांच पड़ताल हुई उसने रियल ईस्टेट बिजनेस की सीमी साइड को एक्सपोज किया। लुक हाई एंड लो, हाई मतलब ऊपर, है ना, ऊंचाई, और लो मतलब जो बॉटम होता है, तो दोनों तरफ देखना, ऊपर भी देख रहे हो नीचे भी देख रहे हो, हर तरफ देख रहे हो, तो लुक एवरीवेयर। तो लुक एवरीवेयर मतलब सर्च एवरीवेयर, हर मतलब हर जगह तलाश रहे हो। शी लुक्ड हाई एंड लो, तो उसने हर जगह तलाशा, किसको, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स को, जो खो गए थे डॉक्यूमेंट्स उनको। तो ये तो अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। वन वर्ड्स में 140 तक हो चुके थे। फेमिनिस्ट है पहला, अ पर्सन हु सपोर्ट्स इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन। देखो दो तरह के शब्द होते हैं, एक तो ये फेमिनिस्ट है और एक वर्ड होता है एफेमिनेट, ये दो शब्द हैं। एफेमिनेट होता है जिनमें महिलाओं के जैसे गुण होते हैं, है ना, जो कैटवॉक करते चलते हैं, जो एक प्रकार से आपको देखने पे लगेगा कि है तो पुरुष लेकिन महिलाओं के से गुण नजर आएंगे, स्त्रियोचित गुणों वाला, उसको तो बोलते हैं एफेमिनेट। और ये फेमिनिस्ट जो है ये होता है जो महिलाओं के अधिकारों को मतलब अधिकारों के लिए लड़ता हो, सपोर्ट करता हो।
तो शी इज अ वेल नोन फेमिनिस्ट एडवोकेटिंग फॉर जेंडर जस्टिस। अब जरूरी नहीं है फेमिनिस्ट जो है वो केवल पुरुष ही हो, महिला भी हो सकती है। तो वो एक प्रसिद्ध फेमिनिस्ट है जो कि जेंडर जस्टिस के एडवोकेट करती है, उसका सपोर्ट करती है। ओरल का मतलब है जो सुनने से संबंधित हो, है ना। एक ओरल ये होता है, ये तो होता है मौखिक, बोलने से संबंधित। ये है सुनने से, AURAL। ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, AURAL और ORAL। तो द डॉक्टर कंडक्टेड एन ओरल एग्जामिनेशन टू चेक द पेशेंट्स हियरिंग। डॉक्टर ने ओरल एग्जामिनेशन मतलब कान का जांच करी, किस लिए कि वो पेशेंट की हियरिंग को जांचने के लिए कि उसको सुनाई कितना पड़ रहा है, क्या है। फिर है कॉफर। कॉफर का मतलब खजाना होता है, तिजोरी होती है। स्ट्रॉन्ग बॉक्स फॉर कीपिंग मनी वैल्यूएबल्स एट ट्रेजरी, खजाना या कोई बॉक्स जिसमें आप बहुमूल्य चीजों को रखते हैं। फंड्स वर विड्रॉन फ्रॉम द नेशनल कॉफर्स फॉर डिजास्टर रिलीफ। डिजास्टर रिलीफ के लिए, आपदा राहत के लिए फंड्स जो निकाले गए कहां से, नेशनल कॉफर से, राष्ट्रीय खजाने से। ठीक है, इससे आगे आइए। ओटोलॉजिस्ट। ओटोलॉजिस्ट होता है ऐसा डॉक्टर जो कि कान की बीमारियों में विशेषज्ञ हो, कान की बीमारियों का इलाज करता हो, कर्ण विशेषज्ञ, कान के रोगों का डॉक्टर। द पेशेंट कंसल्टेड एन ओटोलॉजिस्ट फॉर क्रॉनिक ईयर पेन। पेशेंट ने एक ओटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया। क्रॉनिक मतलब होता है दीर्घकालिक, काफी लंबे समय से चले आ रहे कान में दर्द के लिए। कैडोसिटी जो है वो फ्रेलिटी और पेरिशेबिलिटी ऑफ लाइफ, द स्टेट ऑफ बीइंग शॉर्ट लिव्ड। नश्वरता को बोलते हैं, जीवन की क्षण भंगुरता को बोलते हैं कैडोसिटी। द पोइम रिफ्लेक्ट्स ऑन द कैडोसिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये पोइम बताती है कि मानव का अस्तित्व जो है वो क्षण मतलब क्षण मात्र का है, कुछ ही पलों का है ना, ये इसका मतलब है। ये अपने वन वर्ड्स हुए। अब आ जाते हैं पैसेज पर। पैसेज के क्वेश्चंस एक बार रीड कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि क्या चीजें सर्च करने के लिए हम पैसेज पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट फॉर द ऑफ द एडिटोरियल। एडिटोरियल का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है। तो एडिटोरियल का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट बताना है कि किस बारे में एडिटोरियल चर्चा करता है। अच्छा, वैसे जो पैसेज हैं या क्लोज टेस्ट हैं या रीडिंग आपके पैराजम्बल्स हैं, इनके लिए अपना एक कोर्स भी है, कॉम्प्रिहेंशन बैच है, अवेलेबल है ना। वो बैच आप एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे आपको ये वाला जो सेगमेंट है जो सबसे मुश्किल लगता आया है आपको अब तक, या जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो वहां पे बहुत अच्छा महसूस आप करेंगे। वो बैच आप अटेंड करिए, वहां पर क्लासेस को अच्छे से देखिए। आपको तरीके पता लगेंगे कि कैसे क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे बहुत कम समय में सटीक तरीके से पैराजम्बल्स अटेम्प्ट करने चाहिए, कैसे हमें एग्जाम में पैसेज को डील करना चाहिए। ये तमाम चीजें आप वहां पे सीखते हैं, तो वो बैच आपके लिए है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। What major factor contributed to the widening current account deficit in November? कौन सा मुख्य कारक था जिसने कंट्रीब्यूट किया किस चीज में, बढ़ते हुए करंट अकाउंट डेफिसिट को। जो बढ़ता हुआ चालू खाता जो घाटा है नवंबर में, उसको किस फैक्टर ने कंट्रीब्यूट किया, मतलब किस कारण से वो घाटा जो है बढ़ा। एक है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट रोल कैन आरबीआई प्ले अंडर द फ्लोटिंग बट मैनेज्ड रेजिम। तो फ्लोटिंग बट मैनेज्ड रेजिम जो है, इसके अंतर्गत आरबीआई जो है वो क्या रोल प्ले कर सकता है। चलो ये वापस से क्वेश्चन आ ही गया। और फिर होस्टाइल शब्द का मीनिंग बताना है और इस एडिटोरियल की टोन बतानी है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं एडिटोरियल। एडिटोरियल किस बारे में है। तो एडिटोरियल जो है एग्जामिन करता है कंटिन्यूड वीकनेस ऑफ द इंडियन रूपी, लगातार जो कमजोरी है भारतीय रुपए, मतलब भारत की जो मुद्रा है रुपए, उसकी बात कर रहा है। एंड आर्ग्यूज दैट द आरबीआई हैज लिमिटेड रूम। और यहाँ पे तर्क भी है एडिटोरियल में कि आरबीआई के पास बहुत ही कम गुंजाइश है टू कंट्रोल द करेंसी, इस करेंसी को नियंत्रित करने के लिए, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि वैश्विक आर्थिक माहौल ही कुछ ऐसा चल रहा है, तो ये रुपए गिरना लाजमी है, स्वाभाविक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लिमिटेड रूम नाम से एडिटोरियल है, इंडियन रूपी को लेकर लिखा गया है, भारतीय रुपए, भारत की मुद्रा को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। करें स्टार्ट। देखो, लिमिटेड रूम जो है, इसमें रूम तो हो गया आपका नाउन और लिमिटेड हो गया एडजेक्टिव। और अगर एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म में आता है तो इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है।
अगर एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म में आता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तो लिमिटेड रूम का मतलब है कम गुंजाइश, सीमित गुंजाइश। किसको लेकर है? इंडियन रुपी को लेकर, भारतीय रुपए को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। इंडिया मस्ट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ऑयल इंपोर्ट्स टू स्टेबलाइज द रुपी। इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट रिड्यूस ये हेल्पिंग वर्ब मस्ट, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी है, ये मैन वर्ब है। क्या रिड्यूस करना है? डिपेंडेंस, ये इसका ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। भारत को मस्ट जहां आ जाए तो वहां पे ऑब्लिगेटरी स्टेटमेंट है, मैंडेटरी है, जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए। तो भारत को जरूर से जरूर कम करनी चाहिए। रिड्यूस का मतलब कम करना है। क्या? डिपेंडेंस, निर्भरता। चाहे डिपेंड हो या डिपेंडेंस हो, डिपेंडेंस नाउन है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, पता है आपको। इसके बाद ऑन लगता है, तो भारत को निर्भरता कम करनी चाहिए। किस पर? तेल के आयात पर। किस लिए निर्भरता कम करनी है? तो ये स्टेबलाइज जो है वो इंफिनिटिव है, ठीक है। टू प्लस बेस फॉर्म इंफिनिटिव, इंफिनिटिव का फंक्शन पर्पस बताना, उद्देश्य बताना। उद्देश्य है स्टेबलाइज करना, स्थिर करना। किसको? रुपए को। तो रूम का मतलब तो गुंजाइश है, ठीक है। स्कोप या लीवे। स्टेबलाइज का मतलब है स्थिर करना। डेप्रिशिएट का मतलब है अवमूल्यन होना। अवमूल्यन कहिए या मूल्य का गिरना कह दीजिए, है ना। डी वैल्यू, डिक्रीज, डिक्लाइन। स्लाइड का मतलब है गिरना, गिरावट भी हो सकता है नाउन हो तो। स्लाइड की सेकंड फॉर्म स्लिड होती है, थर्ड फॉर्म स्लिड आएगी, इसमें बताऊंगा। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है अभूतपूर्व। क्या मतलब है? अभूतपूर्व। एक्सेप्शनल, नेवर सीन बिफोर, जिसको पहले कभी नहीं देखा गया हो, उसको बोलते हैं क्या? अनप्रेसिडेंटेड। अब देखिए, भारत को जरूर से जरूर डिपेंडेंस कम करनी चाहिए। किस पर? ऑयल इंपोर्ट्स पर। किस लिए? रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए, रुपए को स्थिर करने के लिए। अब देखिए, बिटवीन लेट नवंबर 2024 एंड नाउ, बिटवीन के साथ एंड लगता है, बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे मेरे साथ ये वाली बात। नवंबर 2024 के अंत, मतलब लेट दे रखा है तो नवंबर का एंड ही मानिए, तो 2024 नवंबर एंड की बात है। और अब उसके बीच, ठीक है, द रूपी हैज डेप्रिशिएटेड। ये रूपी जो होता है ना वो सिंगुलर होता है, इसलिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं आर ई। कभी देखना 1 रुपए की कोई वस्तु आएगी तो उस पर यह लिखा हुआ मिलेगा, और अगर 1 रुपए से अधिक उसकी कीमत होगी तो ऐसा लिखा मिलेगा। ये रुपीज है, आर एस, ये प्लूरल है, ठीक है। द रूपी हैज डेप्रिशिएटेड, तो इस बीच रुपए जो है ये मुद्रा का नाम है, द लगेगा मुद्रा के नाम से पहले, ठीक है। अगर उस मतलब मुद्रा की ही जिक्र किया गया है, ऐसा नहीं है कि 1 रुपए 2 रुपए, ऐसी बात नहीं है, केवल करेंसी विशेष की बात कर रखी, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। ये प्रेजेंट परफेक्ट है हैज के साथ थर्ड फॉर्म। तो रुपए गिरा है, कितना? लगभग 7% तक गिरा है। स्लाइडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देखो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, बीच में ही इसने आईएनजी लगा दिया, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस एक्शन ये भी हो रहा है। क्या करते हुए? गिरते हुए, है ना। कहां से? रफली, रफली का मतलब होता है अराउंड या अबाउट, या नियरली भी कह सकते हो। लगभग 83.4 था। $, का मतलब है प्रति डॉलर। अब कितना पहुंच गया? ये पहुंच गया 89.2 पर। यहां तक का एक सेंटेंस हो गया। तो नवंबर के अंत में 2024 में, नवंबर एंड से लेकर अब तक के बीच रुपए जो है वो उसका अवमूल्यन हुआ है, वो गिरा है लगभग 7%। गिरते हुए कहां से? तो ये स्टार्टिंग रेंज थी, पहले था रफली इतना प्रति डॉलर, और फिर अब पहुंच गया लगभग 89.20 प्रति डॉलर। दिस इज नॉट अनप्रेसिडेंटेड, ये कोई अभूतपूर्व घटना नहीं है। अच्छा, दिस दैट दीज दोज की कहानी बता रखी है मैंने। अगर इनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो मैं इसको एडजेक्टिव कहता हूं, वरना इसको मैं कहता हूं प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की कैटेगरी कौन सी है? डेमोन्स्ट्रेटिव है। दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इज है वो इसकी वर्ब है। तो दिस इज नॉट अनप्रेसिडेंटेड, नॉट हमेशा एडवर्ब होता है, अनप्रेसिडेंटेड है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अनप्रेसिडेंटेड, ये अभूतपूर्व नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार ही देखा है आपने, ऐसा पहले भी हुआ है। एज इन 2018, क्योंकि 2018 में, ये एज जो है ना कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन इसलिए है कि ये बीच में तो इसने क्या किया, इन 2018 एडवर्ब जोड़ दिया, टाइम जोड़ दिया, बाकी सेंटेंस यहां से स्टार्ट है। इट आ रहा है रूपी के लिए प्रोनाउन। स्लिड है वो स्लाइड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, लिख लीजिएगा। स्लाइड होती है फर्स्ट फॉर्म, स्लिड होती है सेकंड फॉर्म, और स्लिड होती है थर्ड फॉर्म।
है ना। इट स्लिड, ये गिरा, ये वर्ब है। कितना? 11 से 12%। अगेंस्ट का मतलब है इन कंपैरिजन, है ना। अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन है और इसका एक यूज ये भी है कि ये कंपैरिजन के लिए भी यूज हो सकता है। तो किसके अगेंस्ट गिरा? डॉलर के मुकाबले। फिर देखो डॉलर यहाँ पे जो है वो केवल करेंसी विशेष की बात है, इसलिए हमने दै का प्रयोग किया। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट अनप्रेसिडेंटेड, ये अभूतपूर्व नहीं है, क्योंकि 2018 में ये गिरा 11 से 12%। किसके मुकाबले? डॉलर के मुकाबले। क्लियर? आगे देखिए, द कंपैरिजन इज इंस्ट्रक्टिव। ये जो कंपैरिजन है वो इंस्ट्रक्टिव है। इंस्ट्रक्टिव मतलब यूं कहें कि एनलाइटनिंग है, थोड़ा ज्ञानवर्धन करने वाला है। एनलाइटनिंग, ज्ञानवर्धक है, कुछ सिखाने वाला है। द कंपैरिजन सब्जेक्ट, ये द कंपैरिजन जो रुपए और डॉलर का कंपैरिजन उसकी बात है, इसलिए द लगा दिया, निश्चित हो गया। इसकी वर्ब इज है। इंस्ट्रक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव है और इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है, तो एडजेक्टिव यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज ये कंजंक्शन है। ठीक है, तो कंपैरिजन यहाँ पे इंस्ट्रक्टिव है क्योंकि द पॉलिटिकल एंड ट्रेड बैकड्रॉप्स, की जो राजनीतिक और ट्रेड मतलब व्यापारिक बैकड्रॉप्स का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। बैकग्राउंड कह दीजिए, कॉन्टेक्स्ट कह दीजिए, ठीक है, पृष्ठभूमि। तो कह रहा है क्योंकि राजनीतिक और व्यापारिक पृष्ठभूमि जो है हैव एकोज, ये वर्ब है इसकी। एकोज जो है वो यहाँ पे नाउन है। ठीक है, और मतलब यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, खैर हैव का, हैव यहाँ पे रखने से संबंधित है, पोजेशन के अर्थ में आ रहा है, तो एकोज यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन ही होते हैं। एकोज का मतलब क्या है? एको का वैसे तो प्रतिध्वनि होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा समझ लो कि ये रिफ्लेक्शन है, ये रिमाइंडर है, मतलब वापस से याद दिला रहा है, उसी के जैसा है ना। पैरेलल को भी कह सकते हैं। दैट अर्लियर पीरियड, पहले के समय का, अर्लियर मतलब पहले का। समझिए फिर से, कह रहा है कि भाई कंपैरिजन इंस्ट्रक्टिव है, ये जो तुलना है वो ज्ञानवर्धन करने वाली है, क्योंकि कंजंक्शन आ गया, नया वाक्य स्टार्ट हो गया, क्योंकि राजनीतिक और जो व्यापारिक पृष्ठभूमि है उसमें सिमिलैरिटीज हैं, है ना, ये याद दिलाने वाली चीजें हैं। कैसे? किस चीज की? ऑफ दैट अर्लियर पीरियड, जो पहले वाला समय है उसकी ये याद दिलाता है। पहले भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था कि रुपए लगातार गिर रहा था, अभी भी ऐसा ही लगभग देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, आइए आगे देखो। देखें, खुद से भी पढ़कर देखा करो, वीडियो को पॉज करें, खुद से पढ़कर देखें, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन सुने। इन 2018, ये बात कान खोल के सुन लें कि इनके साथ या प्रेपोजिशन के साथ कोई भी फ्रेज होती है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब होती है ना, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये एडवर्ब है क्योंकि टाइम बता रही है। तो 2018 में ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये हो गया एक और फ्रेज। ठीक है, ये भी समय ही है, समय है तो ये भी एडवर्ब है पूरा मिला के। तो ड्यूरिंग का मतलब के दौरान होता है, फर्स्ट टर्म मतलब पहली बार जब ये सत्ता में आए थे, पहली बार राष्ट्रपति बने थे, है ना। तो ये कह रहा है कि जो पहला टर्म था यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, उस दौरान ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ, वैश्विक डॉलर की जो पावर है, स्ट्रेंथ का मतलब पावर, राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यूएस इंटरेस्ट रेट, बढ़ती हुई यूएस में ब्याज दरें, और ट्रेड टेंशन और व्यापारिक परेशानियां, व्यापारिक तनाव, ये तीन चीजें हो गई। एक सब्जेक्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए वर्ब है प्रेशर्ड। इसने दबाव डाला किस पर? इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पर। इमर्जिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका मतलब उभरती हुई, डेवलपिंग इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो जो उभरती हुई मार्केट की करेंसीज हैं, इंक्लूडिंग द रूपी, जिसमें ये भी शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, और द डिटर्मिनर है, रूपी नाउन है, डिटर्मिनर के बाद नाउन होता है अगर एक ही शब्द हो तो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 2018 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म के दौरान ये घटनाएं घटी कि ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ, वैश्विक स्तर पर डॉलर का जो पावर है, और बढ़ती हुई यूएस ब्याज दरें हैं, और ट्रेड टेंशंस हैं, इन सब ने दबाव डाला इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पर, उन सभी मुद्राओं पर जो कि उभरते हुए अर्थव्यवस्था को इंगित करती हैं, जिसमें रुपए भी शामिल हैं। द आरबीआई यूज्ड, आरबीआई से पहले द लगता है, आरबीआई सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है यूज्ड, आरबीआई ने यूज किया, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है।
फर्स्ट है वो ऑर्डिनल नंबर होता है, याद रखो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये ऑर्डिनल होते हैं, क्योंकि ऑर्डिनल का मतलब होता है ऑर्डर, सीक्वेंस, ठीक है। और ऑर्डिनल नंबर बताते हैं सीक्वेंस। तो आप देख लीजिए कि पहला, दूसरा, तीसरा ये सीक्वेंस ही बताते हैं, ये क्रम ही बताते हैं। तो आरबीआई ने यूज किया अपना पहला, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, अपना पहला लॉन्गर टर्म करेंसी स्वैप, काफी लंबे समय का दीर्घकालिक करेंसी स्वैप का मतलब हो गया करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। यह है मुद्रा विनिमय, जिसको कह सकते हो मुद्रा को एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा से बदलना। और चेक का मतलब नियंत्रण कह सकते हो, नियमन कह सकते हो, जांच के लिए भी चेक आता ही है, ठीक है। एज ए सिस्टमेटिक लिक्विडिटी चेक, एज मतलब इस रूप में, सिस्टमेटिक मतलब प्रणालीगत, सिस्टम को प्रणाली बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि आजकल ऐसी भी परीक्षाएं हैं कुछ जहां पे आपको पूछते हैं शुद्ध हिंदी में इसका मतलब क्या है। तो सिस्टमेटिक होता है प्रणालीगत, लिक्विडिटी मतलब होता है कैश फ्लो। नगद प्रवाह को बोलते हैं लिक्विडिटी, और चेक का मतलब है नियंत्रण, नियमन, जांच भी कह सकते हो। आरबीआई ने अपना पहला लॉन्गर टर्म, कहीं अधिक लंबे समय का करेंसी स्वैप यूज किया, किस रूप में? प्रणालीगत, नगद प्रवाह जांच के लिए, नगद प्रवाह नियमन रेगुलेशन के लिए, ये कह रहा है, ठीक है। यहां तक कुछ ऐसे तो विशेष नहीं है, सबको समझ में आ ही गया होगा, आसान भाषा में लिखा गया है। आगे चलिएगा, पढ़ो पहले आप इसको। फिर देखो, जैसे पिछले स्लाइड में आपने देखा कि इन 2018 था, तो ये एडवर्ब था, वैसे ही इन 2019 भी एडवर्ब है। क्यों है? क्योंकि ये टाइम बता रहा है। टाइम बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इन 2019 इट कंप्लीटेड अ $5 बिलियन 3 ईयर डॉलर रूपी स्वैप। इट सब्जेक्ट है, कंप्लीटेड वर्ब है, ठीक है। इट यहां पे आरबीआई के लिए प्रोनाउन है। तो 2019 में क्या हुआ कि आरबीआई ने कंप्लीट किया क्या? $5 बिलियन का 3 ईयर डॉलर या रूपी स्वैप कंप्लीट किया। $5 बिलियन, ये तो इसका मूल्य हो गया, इतने मूल्य का। 3 ईयर डॉलर रूपी स्वैप, 3 साल का डॉलर रूपी एक्सचेंज यहां पे जो है वो इसने कंप्लीट किया, ठीक है। तो कंप्लीट क्या किया? इसको कंप्लीट किया, ये हो गया ऑब्जेक्ट इसका। व्हाट का आंसर है, क्या कंप्लीट किया, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब से 2 प्रश्न पूछने पर ही बनता है। एक अपना चैनल चलता है एक अलग से, इंग्लिश मास्टर के नाम से, वहां पर मैं अलग आरएएस भर्ती के लिए या फिर कोई भी ऐसी भर्ती जो स्टेट लेवल की वैकेंसी है उसके लिए पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश। वहां पर मैंने बेसिक्स की क्लास में ये सब बताया है कि ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे आप। तो ऑब्जेक्ट इस तरह से निकालते हैं कि वर्ब से, मेन वर्ब से 2 क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट और होम से, जो भी आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो 2019 में इस आरबीआई ने कंप्लीट किया था इतने बिलियन डॉलर का 3 साल का डॉलर या रूपी स्वैप, मतलब मुद्रा विनिमय कंप्लीट किया। एंड इन February 2025, फिर देखो ये पूरा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि टाइम बता रहा है। फरवरी 2025 में इट कैरिड आउट, इट यहां पे फिर से आरबीआई के लिए है। कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना है, परफॉर्म करना है, डिस्चार्ज करना है, किसी चीज को अंजाम देना है। कोई भी चीज को काम करना, पूरा करना, उसको बोलते हैं कैरी आउट। इन्फ्यूज का मतलब है डालना, कह सकते हो। इंजेक्ट, सप्लाई, पंप इन। शोर अप का मतलब है सहारा देना, मजबूती देना। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? फरवरी 2025 में क्या हुआ? इसने $10 बिलियन रूपी बाई सेल स्वैप ऑक्शन को कैरी आउट किया। आरबीआई ने $10 बिलियन का, 2025 की बात, फरवरी के अंदर, फरवरी 2025 में इसने $10 बिलियन का डॉलर या रूपी, चूंकि एक्सचेंज करना है तो दो मुद्रा में एक्सचेंज की बात है, बाई सेल स्वैप ऑक्शन कैरी आउट किया। ऑक्शन नीलामी होती है, किस लिए किया? ये उद्देश्य था, इन्फ्यूज करने के लिए। इन्फ्यूज मतलब डालना, इंजेक्ट करना, क्या? लॉन्ग टर्म रूपी लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म की रूपी लिक्विडिटी को इनटू द बैंकिंग सिस्टम। किस में इन्फ्यूज किया? तो इन्फ्यूज किया इस चीज में, इनटू लग गया, द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में किसके तहत? ग्लोबल स्ट्रेस के तहत, मतलब ग्लोबल स्ट्रेस चल रहा था,
वैश्विक तनाव की स्थिति थी, उस तनाव की स्थिति में बैंकिंग सिस्टम में इतना लॉन्ग टर्म रूपी लिक्विड मतलब कैश होता है, जहां भी लिक्विडिटी आ जाए, तरलता जो आ जाए, इसका मतलब कैश है। ठीक है, फिर समझ लो 2025 फरवरी 2025 की बात है कि आरबीआई ने $10 बिलियन रुपए का एक बाई सेल स्वैप ऑक्शन, खरीदना बेचना है ना, ये विनिमय नीलामी ऑर्गेनाइज की, कैरी आउट किया। किस लिए किया? ताकि लॉन्ग टर्म में रूपी लिक्विडिटी जो है बैंकिंग सिस्टम के अंदर कैश डाला जा सके। किस किसके अंतर्गत? ग्लोबल स्ट्रेस के अंतर्गत। सच स्वैप्स, याद रखिएगा सच की कहानी, कि सच के बाद या तो सीधा ही प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और अगर मान लीजिए सच के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, तो उससे पहले हमें ए या एन लगाना पड़ता है। ये एक सच वाली कहानी याद रखेंगे आप। तो सच स्वैप्स ऐसे जो एक्सचेंजेस हैं, ऐसे जो आदान प्रदान हैं, ठीक है। आर ये वर्ब है इसकी। अ स्टैंडर्ड टूल, स्टैंडर्ड मतलब मानक, कि हाँ ये एक मानक बन गया है, इसके इर्द गिर्द ही चीजें घूमती हैं, यही एक सेट एग्जाम्पल है। टूल का मतलब माध्यम मान लीजिए, मीडियम मान लीजिए, वैसे टूल उपकरण होता लेकिन यहाँ पे मानिए मीडियम, माध्यम है। ऐसे जो स्वैप्स हैं वो स्टैंडर्ड टूल हैं बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मतलब केंद्रीय बैंक। अब भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, जैसे ही अमेरिका का फेडरल बैंक है, वो है ना केंद्रीय बैंक को बोलते हैं। ऐसे जो स्वैप्स हैं, ऐसे जो विनिमय है, मुद्रा का विनिमय, ये एक मानक माध्यम है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। किस लिए ये एक माध्यम का यूज क्यों करते हैं बैंक्स? ये इसलिए करते हैं कि ताकि लिक्विडिटी सप्लाई कर सकें, ताकि कैश सप्लाई कर सकें, दूसरा काम क्या कर सकें, शोर अप कर सकें, मजबूती दे सकें। किसको? फॉरेक्स रिजर्व्स को, विदेशी भंडारों को। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बोलते हैं, है ना, जो विदेशी मुद्रा के भंडार हैं उसको शोर अप कर सकें। एंड प्रिवेंट डिसऑर्डरली करेंसी डेप्रिसिएशन, और रोक सकें, प्रिवेंट कर सके, रोक सकें। डिसऑर्डरली मतलब कैओटिक, अव्यवस्थित, टर्ब्यूलेंट, उथल पुथल भरा, अस्थिर, जो करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, मुद्रा अवमूल्यन है, उसको रोक सकें। व्हेन द डॉलर सर्जेज, जब डॉलर ऊपर उठता है, सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज होना, जब डॉलर में बढ़ोतरी होती है, या कैपिटल फ्लोज रिवर्स, या कैपिटल फ्लो पूंजी प्रवाह उल्टा होता है, पूंजी प्रवाह वापस मतलब रिट्रीट होता है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। रिवर्स का मतलब है रिट्रीट होना, गो बैक कह सकते हो। फिर समझ लो, ऐसे जो लेन देन एक्सचेंजेस हैं वो स्टैंडर्ड टूल हैं सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। किस लिए? लिक्विडिटी सप्लाई करने के लिए। फिर से टू सप्लाई जो है वो पर्पस बता रहा है, इन्फिनिटिव है। दूसरा क्या? फॉरेक्स रिजर्व्स को शोर अप करने के लिए, और क्या करने के लिए? करेंसी जो डिसऑर्डरली करेंसी डेप्रिसिएशन है, ये करेंसी डेप्रिसिएशन तो नाउन हो गया, कंपाउंड नाउन है, दो नाउन से बना हुआ। ये एडजेक्टिव है, जनरली एलवाई एंडिंग वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखें कि एडजेक्टिव प्लस एलवाई एडवर्ब होते हैं, जबकि डिसऑर्डर तो खुद ही नाउन है, नाउन के साथ एलवाई जोड़ने पर जनरली एडजेक्टिव प्रोडक्ट के रूप में बाहर आता है। तो रोकने के लिए क्या? जो अव्यवस्थित, अस्थिर, उथल पुथल भरा करेंसी डेप्रिसिएशन, उसको रोकने के लिए। और ये कब होता है? जब डॉलर बढ़ता है या कैपिटल फ्लो रिवर्स होता है, पूंजी प्रवाह उल्टा चलता है। ठीक है, आगे देखिए। द स्टीप रूपी स्लाइड, स्टीप का मतलब होता है बहुत ही तेज, तेज, तीव्र। शार्प कह सकते हो, सीवियर, ड्रेस्टिक। हेज का मतलब है सुरक्षा, बचाव, प्रोटेक्शन, सेफगार्ड। स्क्रैम्बल का मतलब है संघर्ष करना, बहुत प्रयास करना, अत्यधिक प्रयास करना, आनन फानन में प्रयास करना भी हो सकता है। ठीक है, स्क्रैम्बल। द स्टीप रूपी स्लाइड, जो बहुत स्टीप, यहां पे एडजेक्टिव है, रूपी स्लाइड है वो नाउन है, ये आपका डिटर्मिनर है। तो जो बहुत ही तीव्र रुपए का गिरावट है, यहां पे स्लाइड नाउन है तो यहां पे गिरावट, इसका मतलब फॉल, डिक्लाइन। तो बहुत ही तीव्र जो रुपए की गिरावट है, कब की बात है? नवंबर की। ये फिर एडवर्ब हो गया क्योंकि टाइम बता रहा है, इन नवंबर। अकेला नवंबर तो मंथ का नेम है तो नाउन है, इन नवंबर एडवर्ब है। अराइजेज, तो बहुत तीव्र रुपी स्लाइड नवंबर में अराइजेज, ये उत्पन्न होती है, अराइजेज वर्ब है। अराइज का मतलब यहाँ पे अपीयर होना है। कम टू लाइट है, ये सामने आती है। इन अ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ, ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर्स, है ना,
कि बाहरी दबाव था, इस कारण से ये यहाँ पे ऐसा हुआ कि नवंबर में बहुत ज्यादा गिरावट जो हुई रुपए के अंदर, वो किस लिए हुई? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर्स थे, यहाँ पे बाहरी दबाव हैं। क्या क्या दबाव हैं वो समझाया है लॉन्ग डैश लगाकर। ए वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, वाइडनिंग मतलब एक्सपेंडिंग, वाइडनिंग मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है। तो एक तो है बढ़ता हुआ चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, ड्रीवन पार्टली बाय, ड्रीवन का मतलब है कोज्ड, पार्टली मतलब आंशिक रूप से, आंशिक रूप से इसका कारण क्या था? हायर इंपोर्ट्स ऑफ बुलियन, बुलियन का मतलब होता है बार्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और चांदी की छड़ें, इसको बोलते हैं क्या? बुलियन। ये किसके द्वारा कोज्ड था, किसके द्वारा प्रेरित था? आंशिक रूप से तो कारण ये था कि बहुत ज्यादा आयात हुआ सोने चांदी का। किस रूप में? एज ए हेज इन अनसर्टेन टाइम्स, टाइम्स है नाउन, अनसर्टेन है एडजेक्टिव, इन है प्रेपोजिशन, हैज है वो नाउन है। अनिश्चित समय के अंदर लोग सुरक्षा के रूप में निवेश इन्हीं में करते हैं, सोने चांदी में, तो इस रूप में। एंड एक्सपोर्टर्स स्क्रैम्बलिंग टू मेंटेन कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। और जो निर्यातक हैं, जो निर्यात करने वाले हैं, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे थे किस लिए? प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए। अमिड का मतलब होता है के बीच, ये प्रेपोजिशन है, किस बीच? हाई यूएस ट्रेड टैरिफ्स, कि यूएस ट्रेड टैरिफ्स बहुत ज्यादा थे, हाई टैरिफ्स थे, इनके बीच, ठीक है। फिर समझ लो, बहुत ज्यादा रुपए की गिरावट जो हुई नवंबर में, वो किस संदर्भ में आती है? वो आती है एक्सटर्नल प्रेशर्स के संदर्भ में। एक्सटर्नल प्रेशर्स कौन कौन से थे? एक तो बढ़ता हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट था, ये किस कारण से हुआ? ये आंशिक रूप से बहुत ज्यादा आयात हुआ सोने चांदी का। किस लिए हुआ आयात? क्योंकि ये सुरक्षा के रूप में देखते हैं लोग इसको अनसर्टेन टाइम्स में। और दूसरा, एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे, किस लिए? मेंटेन करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस को। किस बीच? यूएस हाई यूएस ट्रेड टैरिफ्स के बीच। इन सच अ होस्टाइल ग्लोबल मैक्रो एनवायरमेंट, होस्टाइल का मतलब है शत्रु होता है, लेकिन यहां पे इसका मतलब है प्रतिकूल, अनफेवरेबल, एडवर्स, हार्श। मैंडेट का मतलब है शक्ति कह सकते हो, ताकत कह सकते हो, ठीक। फ्लोटिंग बट मैनेज्ड रेजिम, फ्लोटेड मतलब फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग मतलब फ्लेक्सिबल, बट है तो मतलब लेकिन, मैनेज मतलब प्रबंधित, अच्छे से मैनेज किया हुआ, रेजिम का मतलब सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये लेन देन वाला सिस्टम है, एक्सचेंज वाला सिस्टम है। तो अस्थिर लेकिन नियमित, या जिस पर कंट्रोल है, नियंत्रित एक्सचेंज सिस्टम। स्मूदन का मतलब है कम करना कह सकते हो, या किसी चीज से डील करना कह सकते हो। यहां कम करना मतलब है। वॉलेटिलिटी का मतलब है अस्थिरता, ठीक है। तो इन सच है, देखो मैंने कहा था सच के बाद ए लगेगा अगर सिंगुलर नाउन आए, तो ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट सिंगुलर आ गया इसलिए ए लग गया, और होस्टाइल जो है वो एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो ऐसे वैश्विक मतलब ऐसे प्रतिकूल वैश्विक व्यापक जो एनवायरनमेंट है, एक तो माइक्रो होता है इकोनॉमी, एक मैक्रो होती है, मैक्रो मतलब व्यापक स्तर, बड़े स्तर पे हम देखते हैं उसको मैक्रो बोलते हैं। तो इस प्रकार का प्रतिकूल वैश्विक व्यापक जो माहौल बना हुआ है, उसमें द आरबीआई मैंडेट, आरबीआई की जो शक्ति है, आरबीआई की जो अथॉरिटी है, आरबीआई का जो पावर है, ये क्या है? लिमिटेड है, सीमित है। कैसे? ये कॉलन लगा के समझाया। अंडर द फ्लोटिंग बट मैनेज रेजिम, इस सिस्टम के अंतर्गत इट कैन, इट यहां पे आरबीआई के लिए आ रहा है, चूंकि ये सिस्टम फॉलो करता है आरबीआई, इसके तहत आरबीआई क्या कर सकता है? ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये मैन वर्ब आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ओनली जो है ये एडवर्ब है, ठीक है। ये केवल क्या कर सकता है? अस्थिरता को कम कर सकता है, किसकी बजाय? रेदर देन का मतलब है इंस्टेड ऑफ, के बजाय, किसकी बजाय? फिक्स द एक्सचेंज रेट, जो विनिमय दर है उसको ठीक करने की बजाय, उसको तो ठीक नहीं कर सकता आरबीआई, क्योंकि ये सिस्टम फॉलो करता है ना। इस सिस्टम के तहत आरबीआई जो है वो केवल अस्थिरता कम कर सकता है, एक्सचेंज रेट को फिक्स नहीं कर सकता। क्लियर? अब आप ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज है, ये करके देखिए, फिर पैसेज पर आते हैं। होस्टाइल का मैंने बताया क्या, ये एस प्रतिकूल को बोलते हैं, तो अनफेवरेबल, एडवर्स, ई आपका आंसर आएगा। मैंडेट का मतलब क्या बताया? मैंडेट का मतलब है प्रेशियस मेटल्स, इंस्टेबिलिटी,
प्रोटेक्शन अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफिशियल, डी आ जाएगा अथॉरिटी। वॉलेटिलिटी इंस्टेबिलिटी तो बी। हेज का मतलब प्रोटेक्शन को बोलते हैं तो सी। और बुलियन का मतलब प्रेशस मेटल्स, बहुमूल्य धातु, सोने चांदी जैसे। अब आइए पैसेज पर। पैसेज में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाट इज द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द एडिटोरियल। एडिटोरियल का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है? आरबीआई शुड फिक्स द एक्सचेंज रेट परमानेंटली, ऐसी बात हमने की है क्या? रुपी डेप्रिसिएशन इज मेनली ड्यू टू डोमेस्टिक मिसमैनेजमेंट, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर्स के कारण था? डोमेस्टिक तो नहीं था, एक्सटर्नल ग्लोबल प्रेशर्स लिमिट आरबीआई एबिलिटी टू कंट्रोल द रुपी, ये आ जाएगा सी। फिर है व्हाट मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट इन नवंबर। नवंबर में जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार थे? तो टूरिज्म एक्सपेंडिचर की बात, हमने टूरिज्म की बात पूरे पैराग्राफ में नहीं की। हायर इंपोर्ट्स ऑफ बुलियन, ऐसी बात की थी क्या? फॉल इन यूएस इंटरेस्ट रेट, यूएस इंटरेस्ट रेट तो बढ़ी थी तो ये तो नहीं आएगा। टूरिज्म की बात हमने की नहीं। रिकॉर्ड ग्रोथ इन एक्सपोर्ट, नहीं ये किया था, बहुत ज्यादा बुलियन का इंपोर्ट हुआ। ठीक। और बाकी जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आप करिएगा और आप आंसर देना आप कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चंस आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एडिटोरियल के अकॉर्डिंग आरबीआई कौन सा रोल प्ले कर सकता है फ्लोटिंग बट मैनेज्ड रेजिम। लास्ट पैराग्राफ से आंसर है। हॉस्टाइल शब्द का मतलब क्या है और टोन ऑफ द एडिटोरियल क्या है। एक बार टोन ऑफ द एडिटोरियल का ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये था सब आज के इस एडिटोरियल में। सेशन नंबर 194 हमने डिस्कस कर लिया है। कल सेशन नंबर 195 के थ्रू हम मुलाकात करेंगे ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।